हेलो एवरीवन। चलिए, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ राकेश सलरेजा, आपका अपना एप्टीट्यूड मेंटर। ये लोग तो मेरे साथ आज जो है मैथ के क्वेश्चन देखने वाले हैं, वो क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन जैसे मैंने आपको जो है पिछले बार सीजीपीएससी के जब अपने कोर्स में डिस्कशन किया था तो उसमें मैंने डिस्कस क्वेश्चन सीजीपीएससी के एग्जाम में आए थे, हमने देखा था। और अब वैसे ही क्वेश्चन जैसा कि हमसे आने वाले व्यापम के जितने भी एग्जाम्स होंगे उसमें पूछे जाएंगे, वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है मैं आपसे भी डिस्कस करूंगा। ये जो वीडियो है सारा का सारा जो मैथ्स का जो कंटेंट है वो मिक्स फॉर्म में, मतलब ये कि कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं बल्कि सारे टॉपिक के जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, वो सारे भी आपसे डिस्कस कर लूंगा। और सारे के सारे क्वेश्चन में मैं आपको ट्रिक भी डिलीवर करूंगा। मेरा प्रॉमिस है इस वाले वीडियो में अगर आप अंत तक बने रहते हैं सब कुछ ना कुछ नया जरूर सीख कर जाएंगे। एकदम न्यू, फ्रेश और एकदम डिलाइटफुल कंटेंट लेकर आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। चलो फटाक से पेन और कॉपी उठा लो और मेरे साथ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मैथ्स के। ये जो क्वेश्चन है ये आपके आने वाले जितने भी व्यापम के जो एग्जाम होंगे उन सारे एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है वो आपसे डिस्कस कराए जाएंगे। ये जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो इन सारे क्वेश्चंस का आपको बढ़िया अंदाजा होना चाहिए। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, इस वाले वीडियो में मैं सिर्फ आप बच्चों को जो है ट्रिक ट्रिक डिलीवर करूंगा। जो बेसिक है वो हम लोग जो है ऑलरेडी मुझसे बहुत बार सीख चुके हैं, तो फटाफट इसमें से ट्रिक ट्रिक देखते होते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। जैसे इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, बोलता है यदि 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है तो उन संख्या में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो बेसिक दरअसल इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या होता है कि मैं मान लेता हूं कि एक संख्या जो है x है, तो 7 क्रमिक बनानी है तो x+1, x+2, x+3 इस तरीके से चला जाएगा x+7 तक, x+6 तक। ठीक है, x+6 तक करूंगा तो टोटल मेरे पास 7 क्रमिक संख्याएं हो जाएंगी। औसत क्या होता है? औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो सबको जोड़ दूंगा और 7 से भाग कर दूंगा तो मुझे औसत पता चल जाएगा। और औसत जो है इसमें मुझे दिया हुआ है 20 ऐसा। तो जब आप इस वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, तो इस वाले एक्सप्रेशन को जब हैंडल करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू निकल कर आएगी। ठीक है, x की जो भी वैल्यू निकल कर आएगी उसने उसने बोला है कि भाई सबसे बड़ी वाली संख्या क्या होगी। तो जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो भी x की वैल्यू निकल कर आएगी, अब उसमें जब 6 को जोड़ देंगे तो आपको जो है सबसे बड़ी वाली संख्या पता चल जाएगी। ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेसिक है। आगे बात पकड़ में कंफर्टेबल है अपन लोग? तो ये बेसिक आपको ऑलरेडी पता है। बाकी अगर मैं एग्जाम में होता तो इस वाले क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करता, एक बार इसको डिलीवर कर देता हूं। अगर मैं एग्जाम में होता तो इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि उसने मेरे को बोला है 7 क्रमिक संख्याएं हैं और औसत मुझे उसने 20 दिया हुआ है, तो पता है मैं क्या समझता हूं? पहले आप औसत की परिभाषा को समझिए। दिक्कत यह है कि हम लोग सिर्फ इतना ही जानते हैं कि औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, लेकिन औसत सिर्फ इतना नहीं होता है। औसत की definition क्या है? औसत की परिभाषा क्या है? औसत का मतलब होता है मीन, मतलब कि माध्य, मतलब कि बीच वाला नंबर। बात आ गई समझ में? तो जो बीच वाला जो नंबर है वही दरअसल होता है औसत। कंफर्टेबल है अपन लोग? तो जैसे उसने मेरे को दिया है औसत 20 है, तो ये जो 20 है ना, ये दरअसल होता होगा बीच वाला नंबर। आगे बात पकड़ में? तो औसत जो है, जो कि 20 मेरे को सवाल में गिवन है, तो ये 20 कुछ और नहीं होता है, ये दरअसल होता है बीच वाला नंबर। अब बीच वाला नंबर है, टोटल 7 संख्याएं बनानी है, तो इसको बीच में रखने के लिए 3 इधर जमाना पड़ेगा और 3 इधर जमाना पड़ेगा, तभी तो 7 बनेंगी और ये बीचों बीच में आकर फंसेगा। अब क्योंकि उसने मेरे को बोला कि सातों के सातों जो है कंसेक्यूटिव हैं, मतलब कि क्रमिक है, तो उसका मतलब कि एक के बाद एक होती होंगी। तो 20 का पहला होता होगा 19 और इसके पहला होता होगा 18 और इसका पहला होता होगा 17, 20 का बाद होता होगा 21 और फिर आता होगा 22 और फिर आता होगा 23। तो 7 क्रमागत संख्याएं ये होंगी जिसका औसत मतलब बीच वाला जो नंबर है वो होगा 20। तो देखो जब मैंने डेफिनेशन आपको बताई कि औसत का मतलब कुछ और नहीं होता है, वो होता है बीच वाला नंबर। तो देखो ये वाला क्वेश्चन जो है पूरा का पूरा खुल गया। अब उसने बोला था सबसे बड़ी संख्या बताओ, सबसे बड़ी संख्या मेरे को दिख रही है 23। इस क्वेश्चन का जवाब हो गया 23। कोई एक्स वैक्स मानने की जरूरत नहीं है। आइडिया मिला बच्चों को? कंफर्टेबल है आप लोग? पता चला ऐसे क्वेश्चन को आपको पेपर में कैसे सॉल्व करना चाहिए। व्यापम में आया हुआ क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सीखोगे ट्रिक्स उसको कैसे सॉल्व करना होता है। चलो जल्दी से चलते हैं आप लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया मेरे पास अगला वाला क्वेश्चन। अब इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं जरा, ये भी आपसे व्यापम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी आपसे व्यापम में आया हुआ।
क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, उसने मेरे को 4 संख्याएं दे दी हैं और मेरे से वो पूछ रहा है कि भैया कौन सी जो है अभाज्य संख्या है। अभाज्य का मतलब होता है प्राइम नंबर। एक बार थोड़ा सा थ्योरी दे देता हूँ, उसको एक्सप्लेन से सीख लो, फिर उसके बाद उसको क्वेश्चन को सॉल्व करके भी सिखाऊंगा। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर की डेफिनेशन होती है द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ इज कॉल्ड द प्राइम नंबर। वह संख्या जो केवल एक से या स्वयं से भाग जाती है उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। इतनी वाली बात समझ में आ गई। अब जब आपसे अभाज्य संख्या पूछा जाएगा या कि प्राइम नंबर पूछा जाएगा तो उसमें लोगों को ऐसा लगता है कि 1 जो है प्राइम नंबर है। जवाब है नहीं, 1 प्राइम नंबर नहीं है। जो पहला प्राइम नंबर होता है वो होता है 2। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। बाकी जितने भी प्राइम नंबर होंगे सारे के सारे ऑड होंगे। 2 ही एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन होता है। ध्यान रखिएगा इस वाली बात को। फिर है 3, फिर है 5, फिर है 7, 9 लिख दूं क्या? नहीं, 11 और फिर 13 और फिर 17 और फिर 19 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये जो मैंने ऊपर आपको बोर्ड में लिख कर दिया ये है प्राइम नंबर। इस बात को एकदम दिमाग में चिपका लो क्योंकि इस वाली चीज से आपको वो गलती करवाएगा पेपर में। गलती ये करवाएगा कि देखो मैंने 1 को लिखकर काटा है, मैंने साफ साफ बोला है 1 जो है प्राइम नंबर नहीं है। आगे बात समझ में। लेकिन एक क्वेश्चन और बनता है कि अगर आप प्राइम नंबर की डेफिनेशन सोचो, प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है? वो है द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ। वह संख्या जो या तो 1 से भाग जाए या खुद से भाग जाए। तो जो 1 है वो जो 1 है वो 1 से भाग जाता है और 1 जो है खुद से भी भाग जाता है। तो 1 जो है वो तो अपनी डेफिनेशन को, प्राइम नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, उसके बाद भी उसको प्राइम नंबर के लिस्ट में क्यों नहीं रखा जा रहा है? ये एक सवाल बनता है ना। बाकी सभी जो है प्राइम नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करते हैं, उसको प्राइम नंबर के लिस्ट में रख दिए। एक जो है सेटिस्फाई भी कर रहा है और आप उसको उसकी लिस्ट में नहीं भी रख रहे हो, ये बात तो गलत हो गई। आ गई बात समझ में? तो उसका रीजन क्या है वो बता देता हूँ। जितने भी फैक्टर है ये तो परिभाषा जो है वो सेटिस्फाई करते ही है। कौन सी परिभाषा है कि भाई वो तो यहाँ 1 से डिवाइड होना चाहिए या खुद से डिवाइड होना चाहिए। तो जितने भी नंबर है इस परिभाषा को तो सेटिस्फाई करते ही, लेकिन एक और शर्त होती है जिस पर अक्सर बात नहीं की जाती है। वो शर्त ये होती है कि उसके ना 2 फैक्टर होने चाहिए। जैसे यहाँ पर जो 2 है, 2 के 2 फैक्टर है, 2 एकम 2। वैसे ही 3 के 2 फैक्टर है, 3 एकम 3। लेकिन जो 1 है, 1 का एक ही फैक्टर है, 1 एकम 1, एक ही फैक्टर है, 2 अलग अलग फैक्टर नहीं है। तो जिसके 2 फैक्टर होते हैं वो भी उस शर्त को सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब कि जो प्राइम नंबर कहलाना चाहता है वो इस शर्त को भी सेटिस्फाई करना चाहिए कि उसमें क्या होंगे, उसके 2 फैक्टर होंगे। लेकिन जो 1 है उसका एक ही फैक्टर होता है जिसके कारण जो है उसको प्राइम नंबर की लिस्ट में नहीं भी रखा जाता है। ये मैंने आपको एक एडिशनल नॉलेज दे दी। अब आते हैं इस वाले टॉपिक पर, इस वाले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन में बोल रहे कि भैया कौन सी अभाज्य संख्याएं होंगी। तो इसका तरीका तो यही है, अभाज्य संख्या है तो परिभाषा को सेटिस्फाई करो। परिभाषा क्या है? या तो खुद से भाग होना चाहिए या तो 1 से भाग होना चाहिए। तो बैठ कर जो है मैं इन सारे से डिवाइड करते देखता रहूंगा, है ना। जिससे डिवाइड हो जाए तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर गए काम से। तो मतलब मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपको जो है मेथड नहीं पता होगा, सिर्फ परिभाषा पता होगी, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम ज्यादा लगेगा। परिभाषा क्या है प्राइम नंबर की कि भैया वो जो है सिर्फ 1 से जाए या खुद से जाए। तो अब मैं सबको बैठा बैठा कर काट काट के थोड़ी देखते रहूंगा, और कब तक काट काट के देखूंगा मैं? आगे बात समझ। तो प्राइम नंबर पता करने की एक आपको मैं ट्रिक देने वाला हूं। आपको इस वाली ट्रिक को बहुत आराम से सीखना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक नंबर है 403, मुझे जानना है कि ये 403 प्राइम है या नहीं है। तो इसके लिए क्या अप्रोच है ये आपको सिखा रहा हूँ। 403 से ना छोटा एक नंबर आपको सोचना है जो कि पूर्ण वर्ग होना चाहिए। आगे बात पकड़ में। 403 अभाज्य है या नहीं ये जानने के लिए हमें 403 से छोटा एक नंबर सोचना है जो पूर्ण वर्ग होना चाहिए, मतलब जिसका वर्गमूल निकल सकना चाहिए। तो जैसे कि वो नंबर है 400, 403 से छोटा है और 400 का जब अंडर रूट आप निकालते हो तो वो होता है 20। आगे बात पकड़ में। तो 400 का जो अंडर रूट है, 400 का जो अंडर रूट है वो आता है 20। यहां तक स्वीकार है अपन लोग। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 20 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर होते होंगे ना, आगे बात पकड़ में, 20 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर होते होंगे ना उसको इससे कटवा कर देखते होंगे, ठीक है। तो 20 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर में ये अगर कट गया तो कट गया, बाकी किसी से कटवाने की जरूरत नहीं है। आगे बात पकड़ में। तो 20 से छोटे प्राइम नंबर यहां पर मैंने लिख रखे हैं। तो इनमें से आप किसी को भी 403 से कटवा कर देखो। अगर इनमें से किसी से भी अगर 403 कट गया तो फिर अभाज्य नहीं है। और अगर मान लो इनमें से किसी से भी नहीं कट पाया तो आगे कटवाने की जरूरत नहीं है, बोल दो अभाज्य है।
आइडिया क्लियर हो गया वाली वर्क का। तो इनमें से 403 जो है मैं देख रहा हूँ भैया 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 13 से कटवा कर देखता हूँ। जैसे मैं 13 से कटवाने जाता हूँ तो होता है 13 कम 13 13 39, 1 बच गया, फिर 13 कम 13, देखो ये 13 से कट गया, तो 403 जो है 13 से कट गया, इसका मतलब कि कट गया ना, तो फिर अभाज्य नहीं है, अभाज्य नहीं है। अभाज्य कब कहलाएगा? जब नहीं कटता, सिर्फ खुद से जाए या एक से जाए। बेकार हुआ ये वाले पॉइंट। अब इस वाले पॉइंट को आपको फिर से बोल के बताता हूँ, तो इस वाली चीज को फिर से सीखने की कोशिश करना। जैसे मान लो मैंने एक नंबर यहाँ पर ले लिया 361, 361, ठीक है, तो 361 में तो कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों सर? क्योंकि 361 तो खुद ही 19 का स्क्वायर होता है ना। इसका मतलब अभाज्य कब होगा? जब 1 और 361 से ही डिवाइड हो, लेकिन ये तो 19 से भी डिवाइड हो जा रहा है, तो 19 से भी डिवाइड हो जा रहा है, तो ये तो वैसे भी अभाज्य है ही नहीं, तो वैसे भी अभाज्य है ही नहीं, है ना। जैसे इस वाले नंबर को देखो, अगला नंबर क्या लिखा हुआ है भैया मेरे पास? अगला नंबर लिखा हुआ है 323। 323 से छोटा आपको पूर्ण वर्ग सोचना है, ठीक है। 323 से छोटा जो है पूर्ण वर्ग मेरे को मिलेगा 17 की घात 2, ठीक है। 17 की घात 2 मतलब कि 17 से छोटे जितने भी नंबर होते होंगे, 17 या 17 से छोटे जितने भी नंबर होते होंगे, सबसे उसको डिवाइड करा के देख लो एक बार, ठीक है। तो अगर जिससे भी डिवाइड हो जाए तो अपना काम बन जाएगा। तो भाई जो 17 है, जो 17 है, 17 से अगर मैं इसको डिवाइड करने जाता हूँ, 17 से अगर मैं इसको डिवाइड करने जाता हूँ, तो अगर मैं 17 से डिवाइड करता हूँ तो 17 एकम 17 और 17 दूनी हो जाता है 34, है ना। 17 दूनी हो जाता है 34 और मेरे पास इसमें बच जाता है 15, 153, 9 बारी में देखो 17 से डिवाइड हो गया, तो 323 जो है 17 से डिवाइड हो गया। इसका मतलब दरअसल ये है कि ये भी अभाज्य नहीं है, ये भी अभाज्य नहीं है। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, तो जो एक बचा है वही वाला अभाज्य होता होगा। कौन सा बचा है? 263, यही अभाज्य है, तो इसका आंसर क्या लगा कर आ जाऊंगा? फर्स्ट वन। तो मैंने आपको कैसे सिखाया कि आपको कैसे पता करना होता है कि वो संख्या जो है अभाज्य है या नहीं है। आप क्या करना, उससे छोटा वाला उसका पूर्ण वर्ग सोचना। जैसे 403 का छोटा वाला पूर्ण वर्ग है 400, पूर्ण वर्ग का मतलब क्या? उसका वर्गमूल निकल सके, तो उसका वर्गमूल निकला तो कितना है? 20। अब 20 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर होते होंगे उनसे डिवाइड करा के देख लेना। 20 या 20 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर है उनसे डिवाइड करवा कर देखा, तो ये जो है 13 से कट गया, इसलिए अभाज्य नहीं है। नहीं कट पाता तो अभाज्य हो जाता, बस इतना ही चेक करना होता है। इसके अलावा किसी और नंबर से कटवा कर देखने की जरूरत नहीं होती है। आ गई बात पकड़ में? ठीक है, तो ये मैंने आपको ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है। आपके एग्जाम में जो है हमेशा पूछा जाता है कि भैया भाज्य नंबर कौन सा है, प्राइम नंबर कौन सा है, पता करके बताओ। और इसमें जो है हम लोग को आइडिया होता है कि अभाज्य संख्या क्या है, प्राइम नंबर क्या है, लेकिन होता ये है एफर्ट ज्यादा लग जाते हैं, कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है, तो हम लोग को अपनी कैलकुलेशन जो है बचा कर चलनी है। ठीक है, चलिए आइए फटाक से चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया अपने पास अगला वाला क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कहता है? क्वेश्चन में कहता है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे जिसे इसमें जोड़ने पर 11 से विभाज्य हो जाएगी। तो बोल रहा है कि भैया वो छोटे से छोटा नंबर बताओ जिसको हम लोग इस वाली संख्या में जोड़े ताकि जो नया नंबर आए वो 11 से टूट जाना चाहिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का ना एक तरीका तो ये है कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए। 11 का डिविजिबिलिटी रूल इसमें लगाओगे तो जवाब आपको मिल जाएगा। आगे बात पकड़ में, 11 का डिविजिबिलिटी रूल जो है मैंने आपको इसके पहले कई दफा जो है डिलीवर किया हुआ है। आपको अगर कोई डाउट है तो मुझे बताइएगा, मैं आपको डिटेल में फिर से बता दूंगा। हालांकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की आपको मैं सीधा ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की सीधा ट्रिक करने वाले हैं। 11 का भाज्य का जो नियम है वो लगाने के बजाय, क्योंकि बहुत लेंदी होगा, मैं इसमें ट्रिक लगाना चाहता हूँ। ट्रिक क्या है एक बार इत्मीनान से सीखते हैं। जो नंबर मुझे गिवन है वो है 9454351,626। ये नंबर मुझे गिवन है, तो क्या करना है हम लोग को, इस नंबर के ना दो दो के जोड़े बनाते आने इस तरफ से। इस नंबर के हम लोग को दो दो के जोड़े बनाते आने इस तरफ से। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर जोड़ा नहीं बनता तो सामने जीरो डाल के फिर जोड़ा बना लेता। आगे बात पकड़ में, तो अब मैंने क्या किया, नंबर के दो दो के जोड़े बनाए और जो जो जोड़े में नंबर बने हैं उसको अपन 11 से भाग करते जाएंगे। तो जब मैं 94 को 11 से भाग करूंगा तो शेष कितना बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 11 अट्ठे होता है 88, 6 बच जाएगा। ठीक है, वैसे ही जब मैं 54 को 11 से भाग करूंगा तो 11 चौके होता है 44, मेरे पास इसमें 10 बच जाएगा। वैसे ही जब मैं 35 को 11 से भाग करूंगा तो 11 तिया होता है 33, 2 बच जाएगा। वैसे ही 11 से इसको डिवाइड करूंगा तो होता है 11 एकम 11, 5 बच जाएगा।
अब 11 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो होता है 11 दूनी 22, 4 बच जाएगा। अब ये जो शेष निकला है इन सभी को पकड़ के आप जोड़ दो, इन सभी को पकड़ के मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जोड़ रहा हूँ। तो जैसे इसको जोड़ता हूँ तो 6 और 4 हो जाता है 10, 10 और 10 हो जाता है 20, 5 और 2 हो जाता है 7, तो शेष आ रहा है 27। अब मुझे बताइए कि 27 में, जरा ध्यान से सुनिएगा, 27 में मैं कितना जोड़ दूं ताकि जो भी संख्या आए वो 11 से कट जाए। 27 में कितना जोड़ दूं कि जो भी संख्या आए 11 से कट जाए। 27 में भैया हम 6 जोड़ दें तो 27 और 6 हो जाएगा 33, और अगर मैंने 33 को 11 से काट दिया तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से कट जाएगा। इसका मतलब कितना जोड़ना पड़ा, 6 जोड़ना पड़ा। उसने पूछा था भैया कितना जोड़ोगे, तो जवाब है हम 6 जोड़ेंगे। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या है, 6। उम्मीद है आपको ये क्लियर हुआ होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपके व्यापम एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाते हैं। एकदम फ्रेश कंटेंट, एकदम न्यू ट्रिक डिलीवर कर रहा हूँ, आराम से इसको सीखते चलिए। आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए उम्मीद है इसमें आप क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं फटाक से हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। आइए जल्दी से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया अपने पास अगला वाला क्वेश्चन। जल्दी से क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत कुछ है जो आपको मुझसे सीखना है। आइए देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी अलमारी का जो विक्रय मूल्य है वो 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ जो है वो 3 गुना हो जाता है। बहुत ही बढ़िया। विक्रय मूल्य को डबल करोगे तो लाभ जो है ट्रिपल हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है प्रारंभिक लाभ प्रतिशत बताइए। चलिए बहुत ही बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं, जरा अप्रोच को सीखिएगा। उसने बोला है कि विक्रय मूल्य को डबल कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। मैं मान लेता हूं कि जो विक्रय मूल्य है वो 100 था। आगे बात पकड़ में, ये मैंने माना है, मैंने मान लिया कि जो सेलिंग प्राइस था वो 100 था। अब वो डबल करेगा तो 100 से कितना हो जाएगा भैया, 200 हो जाएगा। कंफर्टेबल है अपन लोग। उसने बोला कि जैसे ही आप 100 से 200 करते हो तो प्रॉफिट है, अगर मान लिया पी था तो वो 3 गुना हो जाता है, मतलब कितना हो जाएगा, 3p हो जाएगा। ये लाइन समझ में आ रही है। उसने बोला कि अगर आपने विक्रय मूल्य को 100 से 200 किया तो प्रॉफिट जो है p से 3p हो जाएगा। ये क्वेश्चन की यहां तक की लाइन हो गई। अब जरा समझना, जो फर्क है 100 से 200 में जाने का 100 पर है, ठीक है, और वैसे यहाँ पर फर्क जो है p से 3p में जाने का 2p पर है। इसका मतलब कि ये जो 2p है ये 100 के बराबर है। 2p अगर 100 के बराबर होगा, 2p अगर 100 के बराबर होगा तो जो p है वो तो 50 के बराबर होगा। तो इसका मतलब जो प्रॉफिट है वो मुझे दिखाई दे रहा है 50 रुपए, और जो विक्रय मूल्य है वो दिखाई दे रहा है 100 रुपए। अब जरा समझिएगा, किसी सामान को उसने 100 रुपए में 50 रुपए के लाभ कमाकर बेचा है तो कितना क्रय मूल्य होता होगा, क्रय मूल्य होता होगा 50 रुपए। अगर किसी बच्चों के सोचने में कष्ट आएगी क्रय मूल्य मैंने कैसे 50 लिख दिया, तो ये आपको बेसिक में फंडा पता है। बेसिक वाला फंडा है मेरे पास, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। आप प्रॉफिट का मान रख दो ये वाला 50, आप सेलिंग प्राइस का मान रख दो ये वाला 100 माइनस कॉस्ट प्राइस। हल करके देख लेना, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 50। तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है 50 रुपए का उसने सामान खरीदा था और 50 रुपए का लाभ कमाकर उसने 100 रुपए में बेच दिया। आपसे पूछ रहा है भैया प्रॉफिट परसेंटेज बता दो। प्रॉफिट परसेंटेज होता क्या है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है 50, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 देन यूज परसेंटेज। और जैसे इसको आप सॉल्व करेंगे तो जवाब आ जाएगा 100%, और 100% इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। आराम से रिलैक्स होकर देख लो, बढ़िया एकदम मक्खन कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। थोड़ा सा ध्यान दोगे, पेन कॉपी लेकर थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो मजा आ जाएगा आपको इस वाले वीडियो में। तो यहाँ तक अपन लोग कंफर्टेबल है। चलिए आइए जल्दी से चलते अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया मेरे पास अगला वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन है, इतना अच्छा क्वेश्चन है, इतना अच्छा क्वेश्चन है कि हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। इस वाली बात का ध्यान देना। मैंने जब भी ये वाली बात कही है, आप मेरे साथ इतने सालों से पढ़ाई कर रहे हैं, मैंने जब भी वाली बात कही है कि यार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आप नोटिस करना आने वाले ही एग्जाम में वो क्वेश्चन फिर पूछे जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा होता है, क्योंकि हम जो आपसे कंटेंट डिस्कस कर रहे थे, कोई ऐसा मैं कोई अंतरात्मा की मेरी कोई शक्ति इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, कोई ऐसा मंत्र तंत्र नहीं पढ़ रहा हूँ।
दरअसल हम वो एग्जाम को एनालिसिस करते तो हमें अंदाजा लगता है कि अच्छा इस वाले एग्जाम पर जो है इस वाले सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अपने अनुभव से हम आपको जो है ये आपको टेंटेटिवली बताते हैं कि देखो हमारे अनुभव से इस वाली चीज पर जो है ज्यादा एग्जाम में प्रेशर दिया जाता है, ज्यादा एग्जाम में फोकस किया जाता है। तो अगर आप उस अनुभव का थोड़ा फायदा ले लेते हैं तो आपको एग्जाम में जो अच्छे नंबर मिल जाते हैं। बात सिर्फ इतनी है, मतलब इसके पीछे जो है साइंटिफिक अप्रोच है, कोई तंत्र मंत्र की विद्या नहीं है। आगे बात पकड़ में, तो हम लोगों को जो है इत्मीनान से जो है, जैसे अगर मैंने किसी पर इंपॉर्टेंट लिखा है तो उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। चलिए आइए जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए जरा। कह रहा है किसी वस्तु को 1920 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ उस वस्तु को 1280 में बेचने पर हुई हानि प्रतिशत के बराबर है। ये वाली लाइन जो है जब भी आपको मिल जाए, कौन सी लाइन है कि भैया हुआ लाभ हुई हानि के बराबर है, जब भी ये लाइन मिल जाए तो इसको आराम से सुन लीजिए और इसको समझ लीजिए। हुआ लाभ अगर आपको बोलता है हुई हानि के बराबर है, उस वाली स्थिति में जो कॉस्ट प्राइस होता है वो सेलिंग प्राइस 1 प्लस सेलिंग प्राइस 2 अपॉन 2 के बराबर होता है। इसको दिमाग में डाल लो, इस वाली ट्रिक को दिमाग में रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, आपके एग्जाम में एकदम पूछी जाती है, दिमाग में रख लीजिए इसे। मैंने क्या कहा, अगर कभी बोल रहा है कि भैया हुआ लाभ हुई हानि के बराबर है, तो उस वाली स्थिति में सेलिंग प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस बटा 2 बराबर होता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस 1 प्लस सेलिंग प्राइस 2 बटा 2 बराबर होता है कॉस्ट प्राइस। तो ये है पहला वाला सेलिंग प्राइस, ये है दूसरा वाला सेलिंग प्राइस। इसको जैसे मैं यहाँ पर पुट करूंगा तो ये आ जाएगा 1920 प्लस 1280 डिवाइडेड बाय 2, और जैसे ही आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको मिल जाता है 1600। 1600 जो है वो उस वस्तु का क्रय मूल्य था। अब आपको 1600 क्रय मूल्य पता चल गया है, वो आपसे पूछ रहा है कि भैया व्हाट शुड बी द आइटम so for in order to make the profit of 25%। बोल रहा है भैया उसको कितने में बेचे, उस वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए ताकि 25% का लाभ हो जाए। मतलब आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। बेसिक फंडा क्या होता है, बेसिक फंडा होता है एसपी बराबर सीपी 1 प्लस पी अपॉन 100। इस वाले फंडे में आपको पी का मान पता है, आपको सीपी का मान पता है, पुट करेंगे तो आपको देखिएगा 1600 गुणा 125 बटा 100, और कैलकुलेट करने से आ जाएगा 2000। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वो था 2000। ऐसे अपन लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बेकार है, मजा आया देखकर, कंफर्टेबल है अपन लोग इसमें। चलिए उम्मीद है यहाँ तक आप क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया एक और ब्यूटीफुल क्वेश्चन हम तक। SICI के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाते हैं, मतलब ये एकदम मिक्स वीडियो है ना, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ हर एक टॉपिक को थोड़ा थोड़ा टच कर रहा हूँ, ताकि जब एग्जाम में जब आप बैठें कभी भी तो इसी तरह का आपसे एग्जाम पैटर्न पूछा जाता है, कभी किसी टॉपिक का क्वेश्चन, कभी किसी टॉपिक का क्वेश्चन, तो आप थोड़ा माइंड सेट आपका वैसे तैयार हो जाए, है ना। आइए चलिए इस वाले क्वेश्चन को बनाकर देखते हैं। मस्त क्वेश्चन, एकदम बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर से कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इवन इस वीडियो में जितने ही क्वेश्चन करवाऊंगा सारे इंपॉर्टेंट है एकदम। चलो आओ जरा फिर से कोशिश करते हैं। बोल रहे भैया एक धनराशि जो है 2 वर्षों में इतना हो जाती है, 3 वर्षों में 9720 हो जाती है। अच्छा मान लिया वो धनराशि पी है, ठीक है, 2 वर्ष आपने लगाए थे, 2 ईयर आपने लगाए थे, तो ये हो गई 8640। ठीक है, फिर आपने क्या किया, आपने 3 साल लगाए, आपने जो है 3 साल लगाए, तो ये हो गई 9720। ये बात समझ में आ गई। तो अब मुझे ये बताइए, यहाँ तक 2 साल लगे, यहाँ तक 3 साल लगे, तो यहाँ पर कितने साल का फर्क होगा, यहाँ पर 1 साल का फर्क होगा। ठीक है, और इन दोनों का फर्क कितना है, दोनों का जो फर्क है वो है 1080 का। यहाँ तक ठीक है। अब मुझे दिखाई दे रहा है कि जब 1 साल का फर्क होता है तो जो ब्याज है, जो ब्याज है वो हमको 1080 का मिलता है। तो जब 2 साल का फर्क होगा, जब 2 साल का फर्क होगा तो जो ब्याज होगा 1080 का डबल 2160 होता होगा। तो मुझे पता चल गया कि भैया 2 सालों में, 2 सालों में जो ब्याज मिला, 2 सालों में जो ब्याज मिला वो 2160 का मिला। तो इसका मतलब कि जब मेरे को 2160 का ब्याज देते हो तो हाथ में मेरे 8640 रुपए आ जाते हैं, है ना। तो इसका मतलब कि जो हाथ में पैसे आए हैं उसमें से अगर ब्याज को घटा दूंगा, हाथ में जो पैसे आए हैं वो आए हैं 2 सालों में 8640, उसमें से अगर मैं ब्याज को घटा दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा, मुझे पता चल जाएगा मूलधन, मुझे पता चल जाएगा मूलधन। ठीक है ना। तो मैंने जो है 6480 रुपए जो है बैंक में जमा करवाए थे,
2 सालों में उन्होंने 2160 रुपए का ब्याज दिया, जिससे मेरे को कितने पैसे मिले? 8640 पैसे मिल गए। यहाँ तक क्लियर हो गया मसला? ठीक है, तो मेरा जो मूलधन है वो है 6480 रुपए। 6480 ये लिखा है, 6480 ये लिखा, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए। ठीक है, तो ऐसे ही थोड़ा पेपर में ध्यान दिया करो, मतलब ये कि देख लिया करो कि यार कौन सा ऑप्शन जो है सही नहीं हो सकता। अब तो कभी अगर मेरे को मारना हो तो इन दोनों में बिठा के किसी को मारूंगा। ठीक है, अभी जो परसेंटेज लिखा है वो लिखा हुआ है दर प्रतिशत का। फंडा क्या होता है? फंडा होता है ऐसा ही बराबर होता है PRT अपॉन 100। तो अगर आर अगर आपको यहां से निकालना है तो ऐसा ही है अपने पास 2160, ऐसा ही अपने पास 2160। ठीक है, और P जो है मेरे पास 6480 इंटू 100, और टाइम जो लगा है वो लगा है 2 साल का। पता चल रहा है? तो इसमें मैं जैसे ही डेटा पुट करके इसको सॉल्व करता हूँ, जैसे मैं इसको सॉल्व करने जाता हूँ तो मुझे इसको कैलकुलेट करके पता चलता है कि इसका जवाब जो मिल रहा है वो मिल रहा है 16.66%, मतलब कि 16 सही 2/3। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी। सही है? स्वीकार है? इतना हम लोग कंफर्टेबल हैं? तो हल्का सा एडवांस फॉर्म में डिलीवर कर रहा हूँ, अच्छे से रिलैक्स होकर देखो। उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। आइए चलिए जल्दी से चलते हैं अपन लोग अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया मेरा अगला वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन जो है मैंने यहाँ पर आपके होमवर्क के लिए लिख रखा है। आप इस वाले क्वेश्चन को बच्चे लोग सॉल्व करेंगे। मैंने अभी अभी ऐसा ही क्वेश्चन आपको ऊपर सॉल्व करके दिया था इस वाले वीडियो में। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में जो आंसर है वो मुझसे शेयर करेंगे। ध्यान रखिएगा, मैंने कहा है इसके पहले ही कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ। आंसर आप कमेंट सेक्शन में शेयर करेंगे और आपके कमेंट सेक्शन का मैं जवाब करूंगा कि आपने जो आंसर निकाला है वो सही है या फिर उसमें और इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। ठीक है, कोशिश जरूर कीजिएगा। आपके जो कमेंट सेक्शन में जो आंसर्स आते हैं, जो आपके कमेंट सेक्शन में जो सजेशंस आते हैं, वो कहीं ना कहीं हमें मोटिवेट करते हैं कि यार आगे के लिए आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेकर आना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जो है नोट कर लिया होगा और ये आपके लिए होमवर्क है। कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने ऊपर बनाना सिखाया, सेम कंसेप्ट लगाकर इसको आप सॉल्व करेंगे। आइए इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन पर ये कहता है किसी बस की चाल, ये वाला भी क्वेश्चन महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10 दफा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया होगा, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अच्छे से रिलैक्स होकर सीख लेना। इंपॉर्टेंट लिख दिया मतलब आएगा पेपर में। कह रहा है किसी बस की चाल ठहराव के समय को घटाकर 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब क्या होता है कि जब बस चलती है ना तो थोड़ा सा रुक रुक के चलती है, सवारियों को भरते हुए चलती है ना, ऐसा ही होता है ना। और बस वाले ड्राइवर तो मतलब इतने खतरनाक ड्राइवर होते हैं, मतलब आप अगर कभी ध्यान देंगे कि बस जब चलती है तो कहीं भी जगह उनको मिलती है, कहीं भी गड्ढा मिलती है, घुसा के एकदम निकाल देते हैं। मतलब एकदम यमराज की सवारी आ रही है ऐसा देखकर लगता है। तो बस ड्राइवर जो है अगर रुक रुक कर ना चलाए, एकदम सनसनाते हुए निकाल दे, तो फिर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बस चला देता है। आ गई बात पकड़ में? फिर वो कह रहा है कि ठहराव के समय को मिलाकर उसकी स्पीड जो है 42 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ठहराव का समय क्यों हुआ? क्योंकि उसको सवारी भरनी थी, तो सवारी भरने के कारण उसको रुक रुक कर चलना पड़ा। तो रुक रुक कर जब वो चलती है तो उसकी जो स्पीड होती है वो होती है 42 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोल रहा है भैया बस 1 घंटे में कितने मिनट के लिए रुकी थी। महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करके एक बार स्वयं पहले बनाने की कोशिश कीजिएगा, फिर इसका सॉल्यूशन देखिएगा। चलिए अब मैं आपको इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखो 1 घंटे में जो बस है वो अपनी यूजुअल स्पीड से, उसकी यूजुअल स्पीड क्या है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 घंटे में अपनी सामान्य स्पीड से वो 60 किलोमीटर जा सकती थी, लेकिन उसको रुक रुक कर जाना पड़ा क्योंकि उसको सवारी भरनी थी। तो उसकी स्पीड जो थी वो थी 42 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब 1 घंटे में वो कितना जा सकी होगी? वो भैया 42 किलोमीटर जा सकी होगी। ये वाली बात समझ में आ गई आपको? जो उसकी सामान्य स्पीड थी, अगर रुकने नहीं बोलते तो 60 किलोमीटर चल जाती 1 घंटे में, लेकिन उसको रुक रुक कर जाना पड़ा जिसके कारण वो 42 किलोमीटर ही जा पाई। तो कितना किलोमीटर वो नहीं जा पाई रुकने के कारण? रुकने के कारण वो कितना किलोमीटर नहीं जा पाई? 18 किलोमीटर 1 घंटे में वो नहीं जा पाई। पॉइंट आया समझ में? तो 18 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, टी बराबर एस टी का जो फंडा होता है, 18 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो रुकने के कारण वो नहीं चल पाई। घंटा के समझ में? उसने पूछा है भैया कितने देर के लिए वो रुकती है, तो रुकने के कारण 18 किलोमीटर वो नहीं चल पाती है। उसकी सामान्य स्पीड क्या है? सामान्य स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। सामान्य स्पीड है, सामान्य स्पीड है
60 किलोमीटर प्रति घंटा। और उसको कितना समय लगा रुकने के लिए, मतलब उस पूरी सवारी में कितना समय जो है, उस पूरी जर्नी में कितना समय वो रुकी थी, तो भैया 18 किलोमीटर जो है रुकने के कारण वो नहीं चल पाई, तो उसमें कितना समय जो है अगर चलती तो लग जाता, तो टी बराबर हो जाएगा, यहाँ से ये किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, 18/60 गुणा आवर। एक आवर में होता है 60 मिनट, एक आवर में होता है 60 मिनट। तो यहाँ पे मैंने कर दिया मिनट, क्यों? क्योंकि उसने पूछा है भैया कितने मिनट, तो यहाँ से जो 60 है, जो 60 है उस 60 को काट देगा और जवाब आ जाएगा 18 मिनट का। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है 18 मिनट का। ठीक है, बाकी ये जो मैंने आपको बताया, ये तो मैंने आपको बेसिक बता दिया कि देखो ऐसे सॉल्व होता है। बाकी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक क्या है, इत्मीनान देख लो, महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाएगा, अच्छे से सीख लो। जो भी दो स्पीड गिवन होती है, जो भी दो स्पीड होती है, दोनों को करा देना चाहिए माइनस। जो भी दो स्पीड गिवन होती है, दोनों को करा देना चाहिए माइनस। और उसमें जो उसकी यूजुअल स्पीड है, उसकी यूजुअल स्पीड क्या है 60, उससे उसको करा देना चाहिए डिवाइड। जो भी यूजुअल स्पीड होगी, जो भी सामान्य स्पीड होगी, उससे उसको डिवाइड करा दो। एक घंटे में होते हैं 60 मिनट, इसलिए मैंने लगा दिया 60 मिनट। तो ऐसे अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो फिर से आ जाएगा 18, और 18 ही इस क्वेश्चन का फिर से क्या हो जाएगा, सही। तो ये ब्लू कलर जो है इसका ट्रिक है, ये जो रेड कलर जो है इसका बेसिक है। मैंने आपको पूरा आइडिया दिया कि देखो ये ट्रिक कैसे बनी है, ताकि आपको रेड कलर से कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए, उम्मीद है कि आपने ये जो सेट ऑफ क्वेश्चन है एंजॉय किए होंगे मेरे साथ। और बाकी हमारी जो अनाउंसमेंट है आप बच्चों के लिए कि भाई 3 मार्च को जो है आपकी बैच स्टार्ट हो रही है, और इस वाली बैच में आपको सारा का सारा कंटेंट सारे एग्जाम्स के हिसाब से, चाहे एडीओ हो, चाहे पटवारी हो, चाहे अबकारी हो, सब इंस्पेक्टर हो, आरक्षक हो, प्रयोगशाला हो, सारा का सारा कंटेंट जो है आपको इसी एक समग्र बैच में डिलीवर किया जाएगा, जिसकी सामान्य फीस है वो है 7,000 रुपए। लेकिन अगर आप एक हफ्ते के भीतर भीतर 3 मार्च से एक हफ्ते के पहले पहले तक अगर आप एडमिशन ले लेते हैं, तो फीस आपको हो जाएगी 4,500 रुपए। और इस फीस में आपको सब कुछ एडीओ के हिसाब से पूरा सिलेबस, व्यापम के हिसाब से मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, साइंस सब कुछ, और उसके अलावा जीएस वगैरह भी सब कुछ आपको कवर करवा दिया जाएगा। इसका मतलब ये सारे एग्जाम की जो तैयारी है, जो आपके आने वाले साल के जो एग्जाम होने वाले हैं, अभी सारे एग्जाम की जो तैयारी है वो मात्र एक बैच, समग्र बैच में कवर करवा दी जाएगी। ठीक है, अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए हो तो ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इसमें कॉल कर सकते हैं। सीजीपीएससी का ऐप इंस्टॉल करना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी आपसे अपने रेगुलर क्लासेस में। इसी तरह के सारे जो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं, उनको ट्रिक और बेसिक दोनों के साथ आराम से रिलैक्स होकर समय देकर आपको पढ़ाऊंगा। धीरे धीरे आपका बढ़िया एकदम कॉन्सेप्ट रिफ्रेम कर देंगे, मजा आ जाएगा। आप मुलाकात करते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।